हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको दूसरा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है जातीय, लैंगिक और सांप्रदायिक विभेदों का लोकतांत्रिक राजनीति पर प्रभाव। और इसमें हम आपको जातीय विभेद के बारे में पढ़ा चुके हैं और लैंगिक विभेद के बारे में भी एक क्लास पढ़ा चुके हैं। अगर आप वो वीडियोस नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। और आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत में लैंगिक विभेद जो है उसकी समस्या को हल करने के लिए, उसको दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा या फिर भारत के संविधान द्वारा कौन कौन से उपाय किए गए हैं उसके बारे में हम आपको आज समझाने वाले हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से समझिए। यहां पे 10 से ज्यादा पॉइंट्स जो है उस पर डिस्कस किया गया। तो सबसे पहली चीज यहां पे बताया जा रहा है कि नारियों को पुरुषों के समान अधिकार देने की बात कही गई है। यानी कि भारत के संविधान में ही बताया गया है कि महिलाओं को भी पुरुषों के बिल्कुल समान अधिकार जो है मिलना चाहिए और दिया भी जाता है। साथ ही साथ संविधान में इस बात की भी चर्चा हुआ है कि भाई लिंग के आधार पर यानी स्त्रियों और पुरुषों में किसी भी प्रकार की भेदभाव नहीं होगा, यानी भेदभाव की इजाजत ही नहीं है। ठीक है, तीसरी बात यह है कि भाई नौकरी पाने के अगर क्षेत्र में देखें, ठीक है, तो वहां भी समान अवसर है। यानी कि जिस प्रकार पुरुष अलग अलग क्षेत्रों में नौकरी पा सकते हैं, स्त्रियों को भी अलग अलग क्षेत्रों में नौकरी पाने का समान अधिकार दिया गया है। और यहां तक कि कुछ क्षेत्रों में तो स्त्रियों को आरक्षण भी प्राप्त है, रिजर्वेशन भी प्राप्त है। साथ ही साथ आप सुने होंगे कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पे वयस्क मताधिकार, ठीक है, नहीं है। यानी कि वहां पे केवल पुरुषों को वोट देने का अधिकार है, महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं। लेकिन भारत में जब लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाया गया, यहां पे जब संविधान का निर्माण हुआ, तो उसी समय पुरुषों के समान वयस्क मताधिकार जो है अब महिलाओं को भी प्राप्त हुआ। यानी कि महिलाओं को भी वोट देने का बराबर से अधिकार जो है मिल गया। अब कहा जा रहा है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी कि चाहे पुरुष हो या महिला, भाई हम अगर एक जैसा काम करेंगे तो हमें सैलरी भी एक जैसा मिलना चाहिए। मेरे कहने का अर्थ ये है, जैसे मान लीजिए कि जनरली पहले लोगों के अंदर ये मान्यता था ना कि भाई पुरुष के अंदर कार्य कुशलता ज्यादा होता है, जिसके कारण उनका सैलरी भी ज्यादा रख दिया जाता था और महिलाओं की कार्य कुशलता को कम आंक कर उनका वेतन भी कम रखा जाता था। लेकिन भारत जब आजाद हुआ तो संविधान में ये भी नियम, ये भी कानून बनाया गया कि भाई एक समान कार्य अगर महिलाएं कर रही हैं तो उनको भी पुरुषों के समान वेतन मिलनी चाहिए। साथ ही साथ छठा बात ये बताया गया कि भाई लड़कियों का जो बाल विवाह कर दिया जाता है, यानी लड़कियों का विवाह जो बहुत कम एज में कर दिया जाता है, एक कानून बनाकर लड़कियों के विवाह की जो न्यूनतम आयु है, यानी जो मिनिमम एज है, उसको निर्धारित किया गया। बहुत समय तक 18 वर्ष था, लेकिन आज लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 21 ईयर्स 21 वर्ष हो गया है और लड़कों के विवाह की भी न्यूनतम आयु कानून के अनुसार 21 वर्ष ही है। यानी ये न्यूनतम आयु है, मिनिमम, कम से कम इतने वर्ष के लड़का या लड़की होगा तो ही उसके विवाह करने की इजाजत कानून के तरफ से है। अब देखिए सातवीं चीज की पति से अलगाव पर, यानी कि अगर पत्नी को पति छोड़ दिया, यानी पत्नी से पति अलग हो गया, तो भाई आश्रित बच्चे जो हैं, यानी उस पर निर्भर जो बच्चे हैं, उनके भरण पोषण के लिए पति को एक निश्चित राशि देना पड़ेगा अपने पत्नी के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद बताया गया कि महिलाओं के साथ अगर छेड़छाड़ किया जा रहा है या एक पत्नी के रहते ही दूसरी शादी कर लिया जाए तो इस काम को भी अपराध घोषित किया गया है, इसको एक क्राइम के रूप में देखा जाता है। ठीक है, अब देखिए कुछ डेट से कुछ जो है यहाँ पे सन ईस्वी वाली चीजें हैं, उस पर भी आप ध्यान देंगे। 1953 की बात है, उस समय क्या हुआ कि केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का गठन हमारे सरकार के द्वारा किया गया और इस संगठन का स्थापना करके इसके अंतर्गत बहुत सारे स्वयंसेवी संगठन की स्थापना हुआ और इन स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से महिलाओं का ज्यादा से ज्यादा कल्याण करने की बात सोची गई। तो आप याद रखेंगे कि केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का गठन जो है 1953 ईस्वी में किया गया था। अब देखिए 1975 की बात है, 1975 में
महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, यानी महिला मतलब जो वोमेन इंपावरमेंट होता है, महिला सशक्तिकरण के लिए भारत में पहली बार राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति जो है भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया, जिसके कारण आगे चलकर ये 1975 जो साल है ना, इसको अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में स्वीकार किया गया। अब हम बात करेंगे 1982 में, 1982 में क्या हुआ। तो 1982 में एक योजना भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया जिसको शॉर्टकट में ड्वाकरा कहते हैं, और उसका पूरा नाम है ग्रामीण महिला और शिशु विकास योजना। इस योजना की शुरुआत भारत सरकार 1982 ईस्वी में किया, और इस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के अवसर जुटाने की बात कही गई कि जो ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं रह रही है उनके लिए भी रोजगार की व्यवस्था किया जाए, ताकि वो अपना और अपने पर आश्रित बच्चों के विकास के बारे में सोच सके। फिर इसके बाद 1990 की बात है भाई, 1990 में क्या हुआ, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम पारित किया गया, और इसी अधिनियम के तहत भारत में एक संस्था का स्थापना हुआ जिसको हम महिला आयोग के नाम से जानते हैं, इसी अधिनियम, इसी कानून के तहत। और अब क्या होता है कि महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध किए जाते हैं, जो अत्याचार किया जाता है, उसकी मामलों की, ठीक है, जांच पड़ताल करना, और जांच पड़ताल करके फिर ये महिलाओं को अधिकार दिया गया है कि वो क्या करें कि महिला आयोग जो संस्था है उसके समक्ष कंप्लेन करे, यानी शिकायत दर्ज कराए, और महिला आयोग उसके, ठीक है, उसके प्रति हो रहे अपराधों और अत्याचारों का निवारण जो है इस संस्था के द्वारा किया जाएगा। तो इस प्रकार भारत सरकार के द्वारा समय समय पे बहुत सारी प्रकार की योजनाएं चलाई गई है महिला सशक्तिकरण के लिए, और हमारे संविधान में भी ऐसे ऐसे व्यवस्था किया गया है जिससे महिला सशक्तिकरण को कम ज्यादा से ज्यादा रोका जा सके। तो इस क्लास में हम आपको लैंगिक विभेद की समस्या को दूर करने के उपाय बताएं, यानी कि इस क्लास में हम ये बताएं कि नारियों की दयनीय स्थिति में सुधार के लिए कौन कौन से उपाय किए गए हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास समझ में आया होगा, और अगले क्लास में हम आपको सांप्रदायिक विभेद के बारे में पढ़ाएंगे। सांप्रदायिक विभेद क्या है, इसके प्रमुख तत्वों को, और ये हमारे पॉलिटिक्स को, हमारे समाज को कैसे प्रभावित करता है, इसको हम अगले वीडियो में समझेंगे।